मॉर्निंग। हम जनरल मैनेजमेंट के सामान्य प्रबंधन की क्लासेस ले रहे हैं। तो आज हमारा जो सामान्य प्रबंधन है उसमें हमारी तीसरी क्लास है। वो तीसरी क्लास में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। प्रिंसिपल मतलब क्या कि जो फंडामेंट्स होते हैं, फंडामेंटल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं किसी काम के लिए, उसे कहते हैं प्रिंसिपल। मतलब कुछ फंडामेंटल स्टेटमेंट, फंडामेंटल स्टेटमेंट होते हैं जो कि आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं किसी कार्य के लिए, किसी एक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन हम जब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की बात करें, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, तो ये एक ब्रॉड, बृहद और जनरल, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन है। किसके लिए? मैनेजर के लिए। किस चीज के लिए? कि वो मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो गाइड, अरे दे प्रोवाइड, है ना, प्रैक्टिस फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए एक जनरल गाइडलाइन होती है, उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी हो सकता है और एक सामान्य ये भी हो सकता है। तो जब मैनेजमेंट की बात करें, जब 19वीं शताब्दी के अंत में जब औद्योगिक क्रांति हुई, तो औद्योगिक क्रांति हुई तो उस समय क्या हुआ कि बहुत सारा एक बाढ़ से आ गई, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे वो काम करने के लिए आगे बढ़े, मतलब श्रमिकों में इजाफा हुआ। तो उस समय क्या हुआ, जरूरत हुई कि किस तरह से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनाया जाए। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं उसका नेचर कैसे होना चाहिए, यदि किसी ने कोई प्रिंसिपल बनाए तो वो एप्लीकेबल किस तरह से होना चाहिए, उसकी बात करें तो हम नेचर की बात करते हैं। एक सामान्य प्रश्न कभी पूछ सकता है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं उसका नेचर कैसे होता है। तो व्यवहारिक रूप में हम देखें कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होना चाहिए, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होना चाहिए। यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब होता है कि आपके जो प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है, या तो आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा है या बड़ा है, कोई सा बिजनेस है या कोई सा बिजनेस नहीं है, सभी के लिए आपने जो नियम बनाए वो लागू होना चाहिए, उसे कहते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। जनरल गाइडलाइन होनी चाहिए उसमें। आपसे चीजों को एक एक पॉइंट लिख लीजिए, बाकी तो मैं समझा रहा हूं, उसको थोड़ा समझ लीजिए और वीडियो को एक बार देखिए, ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जनरल गाइडलाइन मतलब किसी व्यवसाय को चलाने के लिए या किसी संगठन को चलाने के लिए, है ना, क्या 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 जरूरत किस तरह से हो सकती है, उन सारी जनरल गाइडलाइन आपको होनी चाहिए। लेकिन ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। यदि एनवायरमेंट जो होता है, बिजनेस एनवायरमेंट में कोई चेंज होता है या कोई डायनामिक्स होती है, तो ये उस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, उसमें आपको मैनेजर को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन उसको एक जनरल गाइडलाइन मिल जाएगी कि कोई समस्या आ रही है तो उसे किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है, ठीक है। फिर एक महत्वपूर्ण बात आती है कि यदि आप जो नियम है उनका निर्माण एक्सपीरियंस के द्वारा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी नियम बना दिया हमने कि हमें कुछ भी नहीं आता और हमने कुछ नियम बना दिया किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, हम हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एक्सपीरियंस करे मैनेजर, उसके हिसाब से जब वो बनाएगा रिसर्च के द्वारा, और थॉरोली रिसर्च करे और मैनेजर के एक्सपीरियंस के द्वारा जब बनते हैं तो नियम कायदे मायने रखते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो उनका जो बेसिस होता है वो क्या होता है, एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजर। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो बेसिस होता है वो क्या होता है, एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजर। मैनेजर के द्वारा जो अनुभव लिए गए हैं उनके द्वारा वो निर्मित होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर पूछा गया है, इसलिए इसको थोड़ा याद रखिएगा, किसी परीक्षा में पूछा था, मैंने एक बार देख रहा था।
चौथा महत्वपूर्ण बिंदु होता है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब क्या, आपको दिख रहा है बोर्ड, दिख रहा है, ठीक है। फ्लेक्सिबल मतलब यदि आपने कोई चीज बना दी तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि वो पत्थर की लकीर हो गई। जहां पे मैनेजर काम कर रहा है या जो सिचुएशन वहां पे बन रही उसके हिसाब से एक ये मेड प्रिंसिपल होते हैं, इंसानों के द्वारा प्रिंसिपल होते हैं। तो जैसा उसमें हम मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं या किस तरह से हम एडॉप्टेड करना चाहते हैं अपने संगठन के लिए, तो हम उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए आपके जो नियम बने, ठीक है। मेनली बिहेवियरल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। बिहेवियरल का मतलब क्या होता है, आपने जैसे कि कोई सा प्रिंसिपल बनाया तो वो जो इंसानों के द्वारा, जो इंसानों का कॉम्प्लेक्स होता है उसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है ना। तो इसलिए यदि आपको लग रहा है कि संगठन में किस तरह से चेंजेस करना है तो व्यवहारिक किस तरह से हो सकता है उस तरह से आपके प्रिंसिपल को होना चाहिए, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है, छठा बिंदु है कॉजेस एंड इफेक्ट। क्या कारण था कि आपने नियम बनाए, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, आपके सबऑर्डिनेट पे, इसका रिलेशनशिप भी आपको नियम बनाते समय ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कभी कभार एक चीज आती है कॉन्टिजेंट, सातवां पॉइंट आकस्मिकता। जो आपके नियम है ये पहले जो सिचुएशन बन रही है उसमें टाइम के दौरान क्या हो रहा है, समय के अनुसार क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि टेरी ने कहा है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो एक कैप्सूल्स होते हैं, जो सिलेक्टेड जो मैनेजमेंट है उसकी जो सोच है ना, उसको एक मतलब जो विजडम टू बी यूज केयरफुली एंड डायरेक्टली, ठीक है। तो एक सोच एक समय के हिसाब से कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं उसके हिसाब से भी आपके नियम कायदे होने चाहिए, ठीक है। ये थे हमारा जो नेचर होता है कि किस तरह से हमारे प्रिंसिपल के नेचर्स होना चाहिए उसके बारे में बात की जा रही है। अब एक बात करें कि प्रिंसिपल तो बना दिए, अब जो प्रिंसिपल हैं ये किस तरह से मदद करते हैं किनकी, हमारे मैनेजर्स की, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। यदि हम बात करें कि जो नियम बना दिए उन्हें किस तरह से समझे और किस तरह से उनका उपयोग हो सकता है उसके बारे में हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि जो हमारे नियम है वो रियलिटी प्रोवाइड करते हैं मैनेजर को। जैसे कि कोई डिसीजन राइट टाइम ले रहा है, किस तरह से वो डिसीजन लेना है उसके लिए एक थंब रूल बनता है और उसकी जो क्या बोलते हैं उसको नॉलेज में इंप्रूवमेंट और एबिलिटी में बढ़ोतरी होती है। इस तरह से हम मैनेजरियल सिचुएशन को और जो सरकमस्टेंस होते हैं उनको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं किसी संगठन के, ठीक है। फिर आता है कि अधिकतम इस्तेमाल हो सकता है हमारे वर्क फोर्स का। जैसे कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में बात करते हैं, एक तो जब मैनेजमेंट की बात करते हैं हमारे एक लेक्चर जो महत्वपूर्ण हम इसके बाद मिलेंगे जिसमें फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, किसी भी मैनेजमेंट के प्रबंधन के तीन महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। क्या क्या, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये क्या करता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को, है ना, किस तरह से उनका पहले ऑब्जेक्टिव है उनको पाने में किस तरह से मदद करता है। तो हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे रिसोर्सेस का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, बाय इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। साइंटिफिक डिसीजन होता है, यदि आपने कोई सा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो बनाए हैं वो रियलिस्टिक होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए और साथ साथ किसी भी बायसनेस के साथ नहीं होना चाहिए। आप उसमें बायसनेस प्रतीत नहीं होना चाहिए। किसी बायसनेस, कोई सा लिंग भेद नहीं होना चाहिए, कोई सा जाति भेद, धर्म भेद, ये सारी चीज नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जब डिसीजन साइंटिफिक डिसीजन ले रहे हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो तो उसमें बायसनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके प्रिंसिपल का एक और सिग्निफिकेंस है कि जो एनवायरमेंट चेंज होता है ना, तो वो क्या करते हैं, इफेक्टिव और डायनेमिक लीडरशिप
के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में जो परिवर्तन होता है, उसमें चेंजेस होता है, उसको इंप्लीमेंट करने में भी आपके ये प्रिंसिपल कारगर होते हैं। ये कुछ चीजें जो आपको बहुत ही काम देगी। ओके, फिर एक चीज आती है कि जो आपका जो महत्वपूर्ण प्रिंसिपल ये है कि आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे इक्विटी एंड फेयर। इक्विटी मतलब समानता, एंड फेयर रेम्युनरेशन। आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि कोई चीज का ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल है, उसको मैनेजर अचीव करना चाहता है, किसके द्वारा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा। तो उसको बोलते हैं आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फुलफिलमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगली चीज आती है ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। सर ये दवाई नहीं मिल रही। तो ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च क्या होता है कि ये आपके जो एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल है ना, वो आपके एरिया में क्या चीज फ्यूचर में जरूरी है ना, उस तरह से हम मैनेजर को ट्रेन कर सकते हैं इन प्रिंसिपल के बेस पे। तो इस तरह से हमारे प्रिंसिपल का मेन फोकस होना चाहिए। अब ये तो हमारा सारण था, लेकिन हम बात करते हैं कि जो हेनरी फेयोल है ना, अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा प्रिंसिपल पर, कुछ बातें साइंटिस्टों के बारे में भी करेंगे, हेनरी फेयोल के बारे में। ठीक है, मैनेजमेंट की बात आती है तो हेनरी फेयोल का नाम सबसे पहले आता है। ठीक, 19वीं शताब्दी के और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ये थे। तो जो हेनरी फेयोल थे वो क्या थे? एक माइनिंग इंजीनियर थे। क्या थे? माइनिंग इंजीनियर। हेनरी फेयोल साहब क्या थे? माइनिंग इंजीनियर थे। और इन्होंने जो फ्रेंच की कंपनी थी, माइनिंग कंपनी थी, वहां पे ये 1860 में काम करते थे। फ्रेंच की एक माइनिंग कंपनी में काम करते थे। ठीक है, जब ये एक छोटे से पद से लगा करके एक मैनेजिंग डायरेक्टर तक गए थे, ये मैनेजर बने थे इस कंपनी के 1988 में, ये 1888 में, सॉरी। ठीक है, तो कंपनी उस समय एकदम बैंकरप्सी के दौर पे गुजरी थी, ये एकदम बैंकरप्सी में होने की कगार पे थी। लेकिन इन्होंने मैनेजमेंट इस तरह से किया कि कंपनी को एक प्रॉफिट में ला करके बहुत ही अच्छा रन किया था। इसलिए इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, इनके मैनेजमेंट के कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है। इसको लिख लेना भाई, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। पूछा जा सकता है कि भाई जनरल मैनेजमेंट की आप बात करो, सामान्य प्रबंधन विषय की बात करो, तो इसके फादर कौन है? तो इसके फादर हैं हेनरी फेयोल, है ना, हेनरी फेयोल। ठीक है, और क्या थे ये? माइनिंग इंजीनियर थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? कुछ प्रिंसिपल दिए। लगभग इन्होंने सारी अपने जो रिसर्च थी उसको 14 भागों में 14 प्रिंसिपल दिए थे। कभी कभार प्रश्न भी आता है कि जो प्रिंसिपल हेनरी फेयोल के जो प्रिंसिपल है ना, जनरल प्रिंसिपल, है ना, वो कितने हैं? तो 14 है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात थी हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल की बात करें, इतना ठीक है। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट हेनरी फेयोल, 1841 से 1925 इनका पूरा वो था, है ना, और 1860 में ये इन्होंने माइनिंग कंपनी ज्वाइन की थी फ्रेंच की, है ना। ठीक है, और मैनेजिंग डायरेक्टर हुए थे ये पोजीशन में 1888 में हुए थे। ठीक है, ये तक क्लियर है? इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप बाय फेयोल। तो फेयोल ने कौन कौन से प्रिंसिपल डेवलप किए थे? तो सबसे पहला था उनका कार्य विभाजन,
डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फेयल कार्य विभाजन पर बहुत जोर देते थे। वो कहते थे कि छोटा छोटा सा कार्य भी है वो ट्रेंड स्पेशलिस्ट के द्वारा करवाया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और आपको अननेसेसरी समय का और मोमेंट का वेस्टेज नहीं होगा। इसलिए उन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क पर बहुत फोकस किया। छोटा छोटा सा काम भी उन्होंने स्पेशलिस्ट के द्वारा करवाने की बात कही है हेनरी फेयल ने। दूसरा का है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। भाई कोई सा कार्य यदि दिया है, अधिकार दिया है, तो उसका उत्तरदायित्व तो भी होना चाहिए। अथॉरिटी जब पावर लेती, जो डिसीजन पावर जिसके पास में है, यदि उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा, कोई सा भी काम कंप्लीट समय पर नहीं होगा और परफेक्ट रूप से नहीं होगा। ठीक है, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी makes an executive less interested in discharging his duty. इसी तरह से यदि जिसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको अथॉरिटी नहीं मिलेगी तो काम नहीं होगा, और जिसमें अथॉरिटी है उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो काम कैसे होगा। तो अधिकार और उत्तरदायित्व को भी हेनरी फेयल ने सम्मिलित किया अपने प्रिंसिपल्स में। ठीक है, तीसरा उनका महत्वपूर्ण बिंदु था डिसिप्लिन। अनुशासन। हेनरी फेयल साहब मानते थे कि यदि ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें ओबीडियंस नहीं है, सबऑर्डिनेट में ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि भाई ऊपर से कोई नियम आ रहा है उसका हम पालन नहीं करते, अनुशासन नहीं होता उसमें किसी भी लेवल में, तो एक तरह से जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो एक सुपर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए उसके अपर लेवल में और सबऑर्डिनेट में। एक डिसिप्लिन होना चाहिए जिससे कि वर्क एक प्रॉपर वे में हो सके। ठीक है, नेक्स्ट चीज है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है, यदि कोई वर्कर है, यदि उनका सुपीरियर एक ही है, सबऑर्डिनेट्स है, यदि सुपीरियर एक ही है, तो यदि वहां से कोई आदेश आ रहा है तो सारे लोग एक साथ उस आदेश का फॉलो करेंगे। लेकिन यदि सुपीरियर उसके बहुत सारे हैं, सुपीरियर 1, सुपीरियर 2, सुपीरियर 3, है ना, तो ये सब आदेश करेंगे। किसी काम को कुछ करना है और हर मैनेजर का दिमाग अलग अलग रहेगा, इसलिए वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड हो जाएगी। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड जब होगी तो किसी कार्य को करने में आसानी होगी, किसी बिना डिस्टरबेंस के आप उस कार्य को कर सकते हो। इसलिए जो रिसीवर होता है, जो सबऑर्डिनेट होता है, किसी एक ही व्यक्ति से जब उसके पास में आदेश आएगा, ऑर्डर आएगा, मैसेज आएगा या इंस्ट्रक्शन आएंगे तो उसका फॉलोअप आसानी से हो सकता है, कार्य में भी आसानी होगी, किसी एक्टिविटी में ओवरलैपिंग नहीं होगी। हमने कहा किसी के कि जाओ तुम वहां जाकर के पानी भर लाओ, है ना, लेकिन तभी दूसरा हमारा घर का कोई सदस्य आ गया, इंस्ट्रक्शन उसने दे दिया, नहीं जाओ तुम पहले वो सब्जी लेके आओ। इस तरह से कार्य में ओवरलैपिंग होता है। इसलिए जो हेनरी फेयल है वो यूनिटी ऑफ कमांड पे ज्यादा जोर देते हैं। ठीक है, पांचवा महत्वपूर्ण चीज हमारे फेयल साहब का है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि यदि आपकी कोई एक्टिविटी है तो आपका एक प्लान होना चाहिए जिससे कि पूरा एक्शन और कोऑर्डिनेशन बने।
मान लो कोई वर्क करना है तो सारे लोग एक ही दिशा में उस कार्य को करेंगे एक कोऑर्डिनेशन के साथ, तो कार्य सफल जल्दी होगा। लेकिन इसी में यदि कोई ये व्यक्ति इधर न जाते हुए इधर काम करने लग गया, ये व्यक्ति इधर न जाते हुए पीछे चला गया, तो इस तरह से जो वन हेड एंड वन प्लान वाला प्रोजेक्ट है वो फेल हो जाएगा, आपका काम सही सलामत नहीं हो पाएगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो उद्देश्य हैं, जो प्रिंसिपल जो इकाई के लिए बने, ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए। ठीक है, छठा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो सबऑर्डिनेट्स है, इनका उस कार्य के प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। खुद के अपना जो इंटरेस्ट छोड़ करके जो कार्य दिया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रायोरिटी है ना, जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय की प्रायोरिटी को छोड़ करके जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रायोरिटी है उसकी ओर सबऑर्डिनेट का एक फोकस होना चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए, जिससे कि आपका कार्य आसानी से हो सके। ठीक है, सातवीं महत्वपूर्ण बात करते हैं पारिश्रमिक की। रिन्यूमरेशन। यदि हम ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चला रहे हैं तो किस तरह से हमारा जो सबऑर्डिनेट है, हमारे वर्कर है, उन्हें प्रॉपर दैनिक भत्ते और सारी चीजें जिस तरह से उनको जो मिलना चाहिए, वेजेस मिलना चाहिए, वो देना पड़ेगा, जिससे कि वर्कर अच्छे ढंग से अपने कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन के बारे में, केंद्रीकरण के बारे में। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन जब हेनरी फ्योल कहते हैं कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई एक अथॉरिटी है टॉप लेवल की, टॉप लेवल की अथॉरिटी है, वो सिंगल हैंड एक ही तरह से अपनी ओर से डिसीजन लेगी और उसको नीचे के लेवल में भेजेगी, उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन प्रत्येक लेवल पे होगा, जो भी लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, तो इस तरह से जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है डिसेंट्रलाइजेशन में सभी लेवल पे रहेगा। लेकिन सेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल पे पावर रहेगा, किसी भी कार्य को करने के लिए यदि उनको कोई आदेश देना है ना, कोई डिसिप्लिन फॉलो करना है, कोई इंस्ट्रक्शन देना है, तो सेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल पे होगा और डिसेंट्रलाइजेशन में आपका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ये अपने साथ हो गए। हमने अभी तक ये 8 पॉइंट देखे हेनरी फ्योल के, टोटल 14 बिंदु में इनका पूरा प्रिंसिपल्स है। एक स्केलर चेन बनाते हैं। ठीक है, यदि एक फॉर्मल लाइन बनाई जाए अथॉरिटी के बीच में, सुपीरियर के बीच में और सबऑर्डिनेट के बीच में, ठीक है, एक स्केलर चेन बनाई जाएगी, है ना, हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक, हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। इसलिए कि यदि कोई इमरजेंसी हुई, यदि कोई ऐसा स्थिति बनी जिसके दौरान कोई डिसीजन लेना है या संपर्क करना हो, तो हमारा जो सबऑर्डिनेट है किसी अपने अगले लेवल पे इमरजेंसी में संपर्क कर सके, उसे कहते हैं स्केलर चेन। ओके, ऑर्डर। अगला महत्वपूर्ण बिंदु हेनरी फ्योल बताते हैं कि
जो प्रत्येक व्यक्ति है ना, प्रत्येक व्यक्ति को अपने संगठन में एक लेवल पे नियुक्त होना चाहिए, जिससे कि वो एप्रोप्रिएट टाइम पर एफिशिएंसी के साथ में कोई इंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ा सके। प्रत्येक लेवल पे एक डिसिप्लिन के साथ में एक एप्रोप्रिएट उसका एक सुटेबल प्लेस होना चाहिए, जिससे कि वो अपने इंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ा सके, जिससे कि वर्क एफिशिएंसी बढ़ सके। ठीक है, समानता। यदि वर्क प्लेस है वहां पे बायसनेस है, कोई सी वहां पे हम देखते हैं कि किसी भी चीज के लिए, लैंग्वेज को लेके, कास्ट को लेके, सेक्स को लेकर के, या धर्मों को लेकर के, किसी बिलीफ को लेकर के, यदि बायसनेस है, यदि उनमें कोई सा भी फेयर मतलब एक तरह से बोल सकते समानता नहीं है, तो काम में बड़ी समस्या है ना। कभी हम किसी को पुरस्कार देते हैं तो हम बायस नहीं होना चाहिए, किसी को दंड देना है उसमें भी बायसनेस नहीं होना चाहिए। ये हमारा हेनरी फ्योल का 11वां प्रिंसिपल है। ठीक है, 12वां प्रिंसिपल बोलते हैं स्थायित्व के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। ठीक है, स्टेबिलिटी मतलब यदि किसी कर्मचारी को हमने नियुक्त किया है और हमारा काम मान लो 1 साल का काम है, ठीक है, 1 साल का काम है, तो हमें उस कर्मचारी को, उस सबऑर्डिनेट को ये भरोसा दिलाना है कि आपको हम 1 साल तक नहीं निकालेंगे। यदि उसके मन में थोड़ा सा भी भय है कि यार मुझे तो कभी भी संगठन बाहर कर देगा, तो वो कार्य उस हिसाब से नहीं करेगा, उस कार्य में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेकुन आ जाएगा। इसलिए हमें स्टेबिलिटी देना है उस व्यक्ति को एक मिनिमम पीरियड के लिए, है ना, जो कि हमारा रिजल्ट मिला उसका एक मिनिमम पीरियड के लिए उसके पास स्टेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, 13वां महत्वपूर्ण बिंदु है इनिशिएटिव। ठीक है, तो जो वर्कर हमारे जो काम कर रहे हैं उन्हें हम एनकरेज करना चाहिए, ताकि वो अपने प्लान, यदि हमारा जो कोई कार्य हो रहा है उस संगठन को किस तरह से हम इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए उसके दिमाग में क्या चीज चल रही है, ठीक है, ये चीज होना चाहिए, है ना। सेल्फ मोटिवेशन करना चाहिए, उनको सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, जिससे कि उनका थिंकिंग और जो काम करने का तरीका बदलेगा और ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी। ओके, आखिरी पॉइंट, स्प्रिट टेक ऑफ। ठीक है, मैनेजमेंट हमेशा टीम की स्पिरिट को, यूनिटी को और उसकी हार्मोनी को एम्प्लॉय के साथ में और मैनेजर के साथ में एक साथ उसको प्रमोट करेगा, जिससे कि टीम स्पिरिट बनी रहेगी और आपका जो मैनेजमेंट है वो बढ़िया से हो पाएगा। तो ये थे हेनरी फ्योल के कुछ 14 प्रिंसिपल, जिसमें सबसे पहला जो हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल हमने देखा था कि उन्होंने वर्क डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस किया था, है ना, इक्विटी, सोलर, ऑर्डर, स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव, सारी चीजों का डिस्कशन करने के बाद में अब हम एक महत्वपूर्ण एक प्रिंसिपल है उस पर हम चलते हैं, जो कि टेलर्स प्रिंसिपल। ठीक है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। अब हम बात करते हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर के बारे में। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, वो हेनरी फ्योल थे, ये फ्रेडरिक विंसलो टेलर थे। जैसे कि हमने वो पहले, मैंने जब लेक्चर शुरू हुआ था तब मैंने बताया था कि किस तरह से औद्योगिक क्रांति हुई, है ना, और जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद में क्या हुआ कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बने। ऑर्गेनाइजेशन बने तो पब्लिक बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, लार्ज वर्कफोर्स डेवलप हुआ। इसको मैनेजमेंट करने के लिए अब हमें मतलब इनको इतना मैनेजमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी कि वर्कफोर्स बढ़ गया, अब इसको मैनेज कैसे करें। तो इस मैनेजमेंट करने के लिए जो हमारे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर थे, उन्होंने कानून बनाए, वो भी कैसे, साइंटिफिक कानून। तो टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। हाँ, एक बात बता दो, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो वर्ड है वो लुइस ब्रांडीज ने दिया था। ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्ड है ये किसने दिया था? लुइस ब्रांडीज ने। लुइस ब्रांडीज। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट ये टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल है, ठीक है, लेकिन जो वर्ड है कौन सा, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये लुइस ब्रांडीज ने 1910 में दिया था। कब दिया था? 1910 में दिया था। और टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट कब आए थे? 1911 में आए थे। तो वर्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय लुइस ब्रांडीज इन 1910, but the Taylor scientific management principle कब आए? 1911 में। ये क्लियर है? कभी प्रश्न आया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द किसने दिया था, तो वो लुइस ब्रांडीज ने दिया था 1910 में। लेकिन जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिद्धांत है वो हमारे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने दिए थे, जो कि 1856 से 1915 तक, 1856 से 1915 तक। इनके जो सारे जो नीतियां हैं, सारे जो नियम है, वो इनकी खुद की रिसर्च पर है। इन्होंने किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च को नहीं अपनाया, इन्होंने खुद अपनी रिसर्च की, खुद कंपनी में एक एक्चुअल में ये जो थे एक चिप इंजीनियर थे, ठीक है, और इन्होंने देखा कि जो कंपनी है उसमें बहुत सारे जो वर्कर्स है वो थंब रूल पर काम करते थे। थंब रूल पर कैसे काम करते थे? मतलब वर्कर कोई यूनाइट, मतलब वर्कर के मन में जैसा आता था वैसा वो काम करते थे, अपने हिसाब से काम करते थे। मैनेजर को भी कोई पड़ी नहीं थी, मैनेजर भी सोचते थे ठीक है काम हो रहा, कोई टाइम लिमिटेड थी, कुछ भी हो रहा, चल रहा है, सब हो रहा है। लेकिन ये टेलर को नहीं जमा, इसलिए इस मॉडल को मशीन मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो टेलर का पूरा ध्यान था वो पूरा श्रम पे था, कि जिस तरह से श्रमिक काम करेंगे, यूनाइट होकर काम करेंगे, एक्सपीरियंस के साथ काम करेंगे, तो उस तरह से अपना वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिलेगा। इसलिए इसने वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक भी माना जाता है। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, आधुनिक वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक माना जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन का आधुनिक जनक माना जाता है किन्हें? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को, ठीक है। और उन्हें क्या बोलते थे? हेनरी फेल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, सामान्य प्रबंधन का पिता बोलते थे। लेकिन फ्रेडरिक विंस्लो टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक माना जाता है। इसके साथ साथ आधुनिक प्रबंधन के जो दृष्टिकोण थे, टेक्निक थी, तकनीकें थी, उनका उनमें भी इनको अग्रणी माना जाता है कि जो आधुनिक प्रबंधन की जो बहुत सारी टेक्निक थी वो हमारे टेलर साहब के द्वारा, ठीक है। इनके जो प्रिंसिपल की हम बात करें कि इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे वो पूरी तरह से वर्क के ऊपर डिपेंड है, कि जैसे हमने बात की थी सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट थंब रूल।
रूल ऑफ थंब नहीं, है ना। रूल ऑफ थंब में क्या होता था, पहले लोग अपने हिसाब से काम करते थे। किसी मजदूर को, श्रमिक को काम करना है, वो अपने हिसाब से सारा काम करता था, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल भी नहीं था, वो अपने हिसाब से काम करता था। लेकिन टेलर साहब ने कहा यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी बढ़ाना है तो हमें साइंटिफिक एनालिसिस के साथ में कोई काम करना होगा। हर एक व्यक्ति को एक साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए। इसलिए टेलर एक छोटा सा काम भी यदि करते थे कि मान लो पेपर की शीट को पैक करना है एक बॉक्स में, तो उसके लिए भी एक दिमाग, एक साइंस, एक प्लानिंग के साथ करते थे। वो प्लानिंग के साथ करने के साथ में उनको फायदा क्या होता था कि उसमें आपके समय की भी बचत है, साथ साथ में आपका जो वर्क फोर्स है, आपका ह्यूमन पावर है, उसकी भी बचत है, ह्यूमन एनर्जी की भी बचत है। ये उनका पहला सिद्धांत था। क्या था? साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। ओके, फ्रेडरिक विंसलो टेलर का ये पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। काम है, सद्भाव के साथ काम होना चाहिए, असहमति के साथ में। यदि कोई किसी काम में रिलीज करने के लिए इच्छुक है और मैनेजमेंट दिल से और कंप्लीटली उसके साथ में है, तो वर्कर काम बहुत ही आसानी से और सही तरीके से करेंगे। यदि वर्कर्स को उस कार्य का नॉलेज है ना, तो वो बिना असहमति के आसानी से आपके साथ में काम करेगा। ये हमारे टेलर साहब का कहना था। ठीक है, टेलर साहब एक और चीज को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, मेंटल रिवॉल्यूशन को। मेंटल रिवॉल्यूशन को, है ना। जैसे कि कोई, है ना, एक टेक्निक है, इसमें जो एटीट्यूड है ना, मैनेजमेंट का, वो वर्कर्स के द्वारा, वर्कर्स की ओर और वर्कर्स का मैनेजर की ओर एक एटीट्यूड मायने रखता है। दोनों एक दूसरे की वैल्यू समझे और वर्क में पूरी तरह से सहयोग प्रदान करें और कॉपरेशन करें। यह है मेंटल रेवोल्यूशन। इससे क्या होगा, दोनों एक दूसरे को समझेंगे और दोनों किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के लिए आगे आकर के काम करेंगे। ठीक है, तो मेंटल रिवॉल्यूशन पर भी हमारे टेलर साहब का बहुत फोकस था। चौथा पॉइंट, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। बहुत ही, जैसे कि हमने हार्मोनी की बात की थी, सद्भाव की बात की थी, है ना, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड की बात की थी, जिसको हमने बताया था कि एक दूसरे के सद्भाव के साथ काम करने के साथ साथ आपको इसमें आगे बढ़ना है। तो जो कोलैबोरेशन होगा किसके बीच में, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, हमेशा, मतलब मैनेजमेंट के सिद्धांत में तो ये चीज है, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में यदि कोलैबोरेशन होगा, है ना, कोऑपरेशन होगा, म्यूचुअल कोऑपरेशन होगा, तो वो क्या करेगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा और अच्छा कार्य करने के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। उनके मन में एक पॉजिटिव मोटिवेशन आएगा, एक गुडविल आएगी कि हमें अच्छा काम करना है। तो वो इंडिविजुअलिज्म नहीं करना है, वहां पे कॉपरेशन के तहत काम करना है, जिससे कि जो हमारा पर्पस है, हमारा जो इंस्टीट्यूट का या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है, वो पूरा हो सकता है। ठीक है, अगली बात आती है, पांचवा पॉइंट आता है इसका, पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट। किसी भी व्यक्ति को जिस चीज में इंटरेस्ट है, कंपनी से रिलेटेड, है ना, उसकी इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए
उसके इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, यदि एम्प्लॉय का किसी चीज में इंटरेस्ट है तो हमें उसकी स्किल बढ़ाने के लिए उसको ट्रेनिंग देना चाहिए, उसको बेस्ट टेक्नोलॉजी से मुलाकात करवानी चाहिए, है ना। जब ट्रेनिंग होगी, स्किल बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है राइट स्टेप लेगा हमारा वर्कर, हमारा मैनेजमेंट और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट का काम। पूरी तरह से जो हमारे टेलर साहब का प्रिंसिपल है ये श्रम पर डिपेंड है, ठीक है। पूरी तरह से इन्होंने श्रमिक पे डिपेंड किया है और हमेशा, इसलिए इसको मशीन मॉडल भी कहते हैं। विरोध भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अपने को उससे कोई मतलब नहीं है क्या कुछ हुआ। मैनेजमेंट में जितना था प्रिंसिपल में, ये कुछ तीनों चीज बताई मैंने कि किस तरह से उसका सिग्निफिकेंस क्या है प्रिंसिपल्स का, टेलर के प्रिंसिपल क्या है, हेनरी फेयल के प्रिंसिपल क्या है, किसको क्या कहते हैं, सारी चीजें हमने एक शॉर्ट वीडियो में डिस्कस की है। एक बड़ा कोर्स था लेकिन हमने प्रयास किया है कि ये छोटे से इसमें हो जाए, बाकी ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। अपने को छोटा छोटा सा एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं मित्रों अगली क्लास और कोई सी लेंगे अपन, फिर उसमें बातचीत करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए आप बढ़िया से पढ़ते रहे, मस्त रहे, मदमस्त रहे। थैंक यू सो मच।